हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जिसका टॉपिक आज हमने क्या रखा है, आर्टिकल्स का। आज ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम क्या बात करेंगे, वेयर टू नॉट यूज़ द। कि इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने क्या बात की थी कि कहाँ पर हमें द का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आप वो वाला वीडियो देखकर इस वीडियो को आपने ओपन किया है, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि कहाँ पर हमें द का यूज़ नहीं करना है। आई नो कि ये जो द की सीरीज़ है या जो आर्टिकल की सीरीज़ है काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा क्या मोटिव होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट किया है तो बिल्कुल अच्छे से उसको ख़त्म करूं। तो यही मेरी कोशिश है। और इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाया है कि ए एन और द हमें कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ आज पढ़ाऊँगा कि नहीं करना है। लेकिन इसके बाद एक वीडियो लाऊँगा जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा उस क्वेश्चन की मदद से। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पर्सन नेम, यानी किसी व्यक्ति का नाम। अब जो ये वीडियो देख रहा है शायद उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ पर्सन्स के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन किन पर्सन के नाम के आगे? जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते हैं, यानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी होती है, या फिर कुछ वो महान व्यक्तित्व यानी ग्रेट पर्सनालिटीज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि द नेल्सन मंडेला, ऐसे एक सेंटेंस बताया था। द भगत सिंह करके एक सेंटेंस बताया था। लेकिन जैसे कोई नॉर्मली नेम, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखूं, मेरा नाम तफसीर है, तो उसको मैं इंग्लिश में यहाँ पे कैसे लिखूंगा? अब चूंकि बदकिस्मती से ना मैं कोई ग्रेट पर्सनालिटी हूं और ना ही मैं कोई फ्रीडम फाइटर हूं, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे द नहीं लगाया। मैं क्या कहूंगा, माई नेम इज़ तफसीर। मैं ये नहीं बोलूंगा माई नेम इज़ द तफसीर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, द हम किन नाम के आगे लगाते हैं? या तो वो कोई ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम हो, या फिर वो फ्रीडम फाइटर्स का नाम होता है, तब हम उन नामों के आगे द लगाते हैं। अदरवाइज पर्सन नेम के आगे द नहीं लगता है। तो एक रूल आपको ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल के नाम के आगे भी द नहीं लगता है। ये क्या बात हो गई भाई? बहुत सी जगह आपने देखा होगा स्कूल के नाम के आगे द लगा है, कॉलेज के नाम के आगे भी द लगा है, हॉस्पिटल के नाम के आगे भी द लगा है, मैंने भी देखा है। लेकिन चूंकि ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, स्कूल जाने का जो मेन मोटिव होता है स्टूडेंट्स का, वो क्या होता है? पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो यदि कोई भी स्टूडेंट ये कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं डेली स्कूल जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा इंग्लिश में? आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ मैंने ये नहीं लिखा आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि अगर मैं एज अ स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कन्फर्म है, मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी स्कूल जा रहे हैं, वो फीस जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू सबमिट माई फी। मेरे पिताजी स्कूल जा रहे हैं क्या करने के लिए? मेरी फीस जमा करने के लिए। तो अब इस कंडीशन में मैंने जो है स्कूल के आगे द का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर स्कूल जाने का मोटिव चेंज हो गया, स्कूल जाने का उद्देश्य चेंज हो गया। अगर मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा था तो पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तब मैंने वहाँ पर द का यूज़ नहीं किया। क्या लिखा हुआ है? मील्स नेम। मील्स का मतलब जैसे सुबह को हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन को हम लंच करते हैं, रात को हम डिनर करते हैं, तो ऐसे शब्दों के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? आई जस्ट हैव ब्रेकफास्ट, मैंने अभी नाश्ता किया है। तो आपने देखा मैंने ये नहीं लिखा आई जस्ट हैव द ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि इसके आगे द नहीं लगता। लेकिन द लगता है, किस कंडीशन में लगता है? जैसे मान लीजिए अब मैंने इतना लिखा आई जस्ट हैव ब्रेकफास्ट, अब इसके आगे मुझे जो सेंटेंस बोलना होगा वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि एक नाउन का जो प्रयोग एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार होता है, तब हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं उसके लिए। इसी को मान लीजिए इसके आगे कंटिन्यू करना है मुझे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आई जस्ट हैव ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट वाज सो यमी। ठीक है, मैंने अभी ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट कैसा था? बहुत यमी था। अब मैंने यहाँ पर द का यूज़ क्यों कर दिया इसके आगे? क्योंकि अब ये निश्चित हो गया कि मैं
जब दोबारा सेंटेंस में इसी की बात कर रहा हूँ तो इसी वाले ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ, तब इसलिए मैंने यहाँ पे द लगाया। अन्यथा जब पहली बार हम यूज़ करेंगे तो इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह मील्स के नाम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स नेम यानी खेलों के नाम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में पहली बार हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। अन्यथा जैसे मुझे फिर दोबारा किसी वाक्य में इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए फुटबॉल की बात करना है, तब हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे, क्योंकि तब ये टर्म दोबारा आएगा और हमें पता होगा कि हम इसी वाले फुटबॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यानी कि जब हम पहली बार जब इसको लिखेंगे तो इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी, तो मैं ये दोबारा से शूट कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको बैकग्राउंड वॉइस कम से कम सुनने को मिले, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत मिल जाती है तो उसको एडजस्ट करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे ये होता है कंट्रीज़ नेम। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगा। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे केस होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनके नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहना है कि मैं यूएसए में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा। अब आपने देखा कि मैंने यूएसए कंट्री के आगे द का यूज़ कर दिया, लेकिन इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आप अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यदि कोई ऐसा देश या कोई ऐसा प्रदेश जिसके नाम से हमें ये प्रतीत होता हो कि कई सारी छोटी छोटी जगह को यूनाइट करके या इकट्ठा करके एक देश बनाया गया है, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके यूनाइट करके एक स्टेट बनाया गया, जिसको क्या कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार से इसके आगे हम द का यूज़ कर दिए। लेकिन अगर हमें खाली अमेरिका बोलना है, सिर्फ अमेरिका, तो हम वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई लिव इन अमेरिका। तो अगर मैं सिर्फ अमेरिका बोलूँगा तो द का यूज़ नहीं होगा। अगर मैं पूरा यूएसए बोलूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। ठीक, नेम यानी कि जो बोली के नाम के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि इंग्लिश एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगा। इंग्लिश इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश, अब ये जो भाषा है, इसकी बोली है, इसके आगे मैंने द का यूज़ नहीं किया। तो इसी प्रकार से बोली के जब हम सामान्य रूप में उसकी बात करते हैं तो उसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डिजीज़ नेम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। डिजीज़ माने क्या होता है, बीमारी। तो जैसे मुझे कहना है कि वह बुखार से जूझ रहा है या वह बुखार से ग्रस्त है, तो हम क्या कहते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मुझे कहना है कि वह मलेरिया से जूझ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। वहाँ पर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बीमारी के नाम के आगे भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट नेम यानी कि विषयों के नाम। जैसे मुझे कहना है कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आपने देखा, इसके आगे मैंने द का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम सामान्य रूप में बात कर रहे होते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो अभी तो मैंने आपको नाउन पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो एक एक नाउन, उसकी डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी जब किसी नाउन में हम अपना भाव प्रकट करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो जैसे ईमानदारी, बेईमानी, है ना, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो अगर मुझे कहना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। तो इसके आगे भी हमने द का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम सामान्य रूप में बात कर रहे होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ईयर्स, मंथ्स, डेज यानी कि साल, महीना और दिन, इसके आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कहना है कि मैं 2003 में पैदा हुआ था, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगा,
आई वॉज बॉर्न इन 2003, इसके आगे हमने द का यूज़ नहीं किया। इसी प्रकार से अगर हमें कहना है कि मैं अप्रैल में पैदा हुआ था, अप्रैल के महीने में, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल, मैं अप्रैल में पैदा हुआ था। ठीक है, तो इस महीने के नाम के आगे भी हमने द का यूज़ नहीं किया। इसी प्रकार से अगर हमें दिन बताना हो, जैसे मुझे कहना है कि मैं गुरुवार के दिन पैदा हुआ था, तो अगर उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई वॉज बॉर्न ऑन थर्सडे, तो इस दिन के नाम के आगे भी हमने द का यूज़ नहीं किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साल, महीने और दिन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे नाउन जिनके आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। आई नो कि अभी भी बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं बताने को जिनके आगे द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें ए, एन और द के यूज़ के लिए क्वेश्चन रहेगा। उसमें जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पर किसका यूज़ होता है, कहाँ किसका यूज़ नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।